हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड टाइप अप्रोचेस। पार्ट 2 में हमने कवर की थ्योरीज ऑफ थ्योरिस्ट्स लाइक फ्रॉइड, ऑलपोर्ट, कटेल। आज हम कवर कर रहे हैं बचा हुआ पूरा चैप्टर 2। शुरुआत करते हैं बिहेवियरल अप्रोच से। बिहेवियरिस्ट्स बिलीव इन डेटा विच दे फील आर डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। डेटा जो है वो बिहेवियरिस्ट जो हैं वो बहुत साइंटिफिक है अपने अप्रोच में, और उनका पुख्ता बिलीफ जो है वो डेटा में है। क्यों? क्योंकि डेटा जो है वो डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल है। पुराने बिहेवियरिस्ट जैसे कि जॉन बी वॉटसन का तो यहाँ तक कहना था दैट समथिंग दैट इज नॉट डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ साइकोलॉजी एट ऑल। वेल, दैट इज गोइंग अ बिट एक्सट्रीम, बट दैट्स व्हाट ही बिलीव्ड। आज के बिहेवियरिस्ट भी कुछ ऐसा ही बिलीव करते हैं कि जो डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल है उसी को ही पढ़ें और उसी पे अपनी थ्योरीज बेस करें। दे फोकस ऑन लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन एंड देयर रिइंफोर्समेंट। क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों ही बाहरी घटनाएं हैं, दे हैपन आउटसाइड एंड दे कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड। इसलिए उनका कहना है कि जो अगर मेजर करना है तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन को मेजर करो, और कैसे वो रीइंफोर्स करे जा रहे हैं, कैसे रीइंफोर्स किए जा रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन पे ही सारा फोकस होना चाहिए। फॉर मोस्ट बिहेवियरिस्ट्स स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज द रिस्पॉन्स। सारा फोकस ही बिहेवियरिस्ट्स ने रिस्पॉन्स पे किया है। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ स्टिमुलस होगा और उसके साथ ही कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, और वही रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज सिंपली अ चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलग अलग थ्योरीज, जैसे कि हमने पीछे ट्रेट अप्रोच में पढ़ा था, उनके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट था। बट बिहेवियरिस्ट्स का मतलब क्या है बिल्कुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से? जो रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई पर्सन किसी स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अ पर्सन लर्न्स न्यू बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू न्यू एनवायरमेंट्स एंड न्यू स्टिमुलाई। कोई भी पर्सन आने वाले स्टिमुलाई को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसी की स्टडी ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। और इसके बाहर ना तो कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिहेवियरिस्ट्स कंसिडर करते हैं और ना ही इंक्लूड करते हैं। ईच इंडिविजुअल हैज सम बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स। अब स्टिमुलाई इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकते हैं? कुछ बायोलॉजिकल हो सकते हैं, कुछ सोशल हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल के कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल नीड्स जैसे कि हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, और सोशल नीड्स, क्योंकि हम ग्रुप का पार्ट हैं, वी आर ए सोशल एनिमल, तो हमारी कुछ ना कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं। ईच इंडिविजुअल हैज सम बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स फॉर विच ही परफॉर्म्स सम बिहेवियर। हर बिहेवियर कुछ ना कुछ नीड को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। द एक्सेप्टेंस एंड और रिजेक्शन, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रिसीव्ड फॉर सच बिहेवियर शेप्स हिज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को शेप क्या करती हैं? यही जो बिहेवियर किसी नीड को पूरा करने के लिए किया गया, उसको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम हिज एनवायरमेंट, फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप और फ्रॉम हिज बॉडी, फ्रॉम हिज ओन बॉडी, बस वही उसकी पर्सनालिटी को शेप करेंगे। और इसमें आपने क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव की थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में स्किनर की थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, और 11th क्लास, आपकी 11th क्लास में ये डिटेल में कवर की गई है। सो याद रखने वाली बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि बिहेवियरिस्ट के हिसाब से जो डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल है, यानी जो डेटा है, वही बेसिस है सभी थ्योरीज का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन पढ़ना चाहिए और उनका रीइंफोर्समेंट पढ़ना चाहिए टू फॉर्मुलेट थ्योरीज। स्ट्रक्चरल यूनिट है रिस्पॉन्स, और कुछ ना कुछ नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी बिहेवियर परफॉर्म करे जा रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे और उनका जैसे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन है, बस वही पर्सनैलिटी को शेप करता है। दैट इज इट। मूविंग ऑन, कल्चरल अप्रोच। पीपल डेवलप वेरियस पर्सनैलिटी qualities in an attempt to adapt to ecological and cultural features of a group's life। अब हर इंसान कुछ ना कुछ ग्रुप का पार्ट है। कल्चरल अप्रोच का सीधा सीधा कहना यह है कि हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसे बिहेवियर या क्वालिटीज डेवलप करता है जो उसे
उसके इकोलॉजिकल और कल्चरल फीचर्स, जो भी उसके ग्रुप के इकोलॉजिकल और कल्चरल फीचर्स हैं, उनमें बेटर अडेप्ट करने में मदद करें। अडेप्ट, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा भी होगा कि एक अडेप्टेशन फंक्शन भी है किसी भी बिहेवियर का। सो आपका ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आगे हम बात करेंगे ग्रुप किस किस लेवल पे हो सकते हैं। सो इकोलॉजिकल फीचर में क्या आ सकता है? इकोलॉजिकल फीचर में जहां आप रह रहे हैं, सो टेरेन आ सकता है, आप प्लेन एरिया में रह रहे हैं, माउंटेनियस रीजन में रह रहे हैं, कोस्टल एरिया में रह रहे हैं। फूड आ सकता है वहाँ का, अब फूड आपको रेडिली अवेलेबल है, आपको हंट करना पड़ रहा है, आपको एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है उसके लिए, या फिर आपको फिशिंग करनी पड़ रही है। फूड हो सकता है। फ्लोरा एंड फौना, किस तरह के पेड़ पौधे पशु पक्षी आपके इलाके में है भी कि नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, बारिश ज़्यादा है, कम है, स्नोफॉल है, रेगिस्तान है। वाटर रिसोर्सेज, वाटर नदी से आ रहा है, ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है? इकोलॉजिकल फीचर्स। और कल्चरल अप्रोच का सीधा सीधा कहना क्या है कि ऐसे ही कुछ इकोलॉजिकल फीचर्स होंगे और कल्चरल फीचर्स भी होंगे जिनको अडेप्ट करने के लिए कोई पर्सन कुछ बिहेवियर परफॉर्म करेगा और वही बिहेवियर उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनेगा। अब कल्चरल फीचर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि रिलीजन, कुछ भी रिलीजन हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, जेंडर हो सकता है, कास्ट हो सकता है, फेस्टिवल्स हो सकते हैं। ये सब फीचर्स हैं कल्चरल फीचर्स। अब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बीरहो ट्राइब ऑफ झारखंड का एग्जांपल। अब क्योंकि ट्राइब है, तो ट्राइब में जो लाइफस्टाइल होगा वो बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो ये इन्हीं दोनों को कॉन्ट्रास्ट किया गया है, ट्राइब और एग्रीकल्चरल सोसाइटीज दोनों को कॉन्ट्रास्ट किया गया है, और इन्हीं के बेसिस पे ये कल्चरल अप्रोच बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्राइबल लाइफ दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पे एग्रीकल्चरल लाइफ। सो पहले हम ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइब का लाइफस्टाइल कैसा होगा? अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप पर्सनालिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको पर्सनालिटी से ज़रूर लिंक करना है। अब क्योंकि ट्राइबल लाइफ है तो वहाँ पे लाइफस्टाइल पहले हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे वो लाइफस्टाइल पर्सनालिटी को शेप कर रहा है। ट्रेडिशनली नोमैडिक हंटर गैदरर्स, जो बीरहोर ट्राइब है वो ट्रेडिशनली शुरू से ही नोमैडिक हंटर गैदरर्स रहे हैं। हेंस कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस टू चिल्ड्रन। अब बचपन से ही बच्चों को बहुत ही इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है हंटर गैदरर ट्रेडिशंस में, क्योंकि अगर बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो दे वुड बी डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, एंड एक ट्राइब में वो बहुत ही अनटेनेबल सिचुएशन होगी कि कोई भी ट्राइब मेंबर एक डिपेंडेंट की तरह काम करे। देयर कैन नॉट बी एनी डिपेंडेंट personnel in a tribe. Depend on forest for food, shelter, tools. Children are encouraged to be independent and autonomous. Autonomous मतलब वो खुद के डिसीजन ले सकते हैं. So if they want to explore a part of a jungle, they are allowed to do that. They are not scolded to do that. और इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी जो है वो उनके बचपन से ही एक अपब्रिंगिंग का पार्ट है. सो नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन. रोप मेकिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फाइबर्स, ये इनका मेन लाइवलीहुड है. और उसके अलावा हंटिंग स्मॉल एनिमल्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स, हनी, रूट्स. तो अगर ये सब इन्हें करना है, हंटिंग करनी है और गैदरिंग करनी है फ्रूट्स की, हनी की और रूट्स की, तो इनका जो स्पेशियल काइनेस्थेटिक और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ट्रेंड होगा रादर देन देयर लिंग्विस्टिक. अब इनकी लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी है वो इतनी डेवलप नहीं होगी, ना ही इनकी मैथमेटिकल कैपेबिलिटी डेवलप होगी. क्यों? क्योंकि उनका काम नहीं है. बट दे हैव टू मूव अराउंड इन द फॉरेस्ट, सो स्पेशियल. दे हैव टू मूव देयर बॉडी, सो काइनेस्थेटिक. और क्योंकि पेड़ पौधे पक्षी जानवर इन सब का दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, सो देयर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होगी और यही इनकी पर्सनालिटी का पार्ट भी बनेंगी. सोशल लाइफ, स्मॉल क्लैन बेस्ड ग्रुप्स हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स हैं और मैरिजेस विद इन ट्राइब और सिंपल कस्टम्स हैं. सो यहाँ पे इनका कोई गोल नहीं है कि सेव करो ताकि बेटी को गिफ्ट्स में देंगे.
नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। ट्रेडिशन, सिंपल मैरिजेज होती हैं, विद इन ट्राइब होती हैं, और सिंपल कस्टम्स के थ्रू ये शादियाँ हो जाती हैं। देन देर इज रिलीजन एंड बिलीफ, नेचर वर्शिप में ये बिलीव करते हैं, हेंस देर वुड बी नो टेम्पल, देर वुड बी नो आइडल वर्शिपिंग, और स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट एंसेस्टर्स और लोकल डिटीज में ये बिलीव करते हैं। सो दे वुड नॉट हैव एनी यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, जैसे कि हमारे यहाँ एस्टैब्लिश सोसाइटीज़ में, सिविल सोसाइटीज़ में जो रिचुअल्स और सब परफॉर्म किए जाते हैं, दे डू नॉट हैव एनी यूज़ ऑफ दैट। अब इतना सब हमने पढ़ा है इसको पर्सनालिटी से, पर्सनालिटी के डायमेंशन से हमें देखना है इसे। सो बीरहो ट्राइब में ये सब अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो ये सब उन हर एक बच्चे की पर्सनालिटी को शेप करेंगे, और बड़े होके वैसी ही पर्सनालिटी उनके पूरे हर एक ट्रेट में रिफ्लेक्ट करेगी। ट्राइबल कल्चर के बाद हम आते हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में। अब उस जैसा कि मैंने कहा था कि कॉन्ट्रास्ट किया गया है, चिल्ड्रन आर सोशलाइज टू बी ओबीडियंट टू एल्डर्स। अब क्योंकि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ सेटल्ड सोसाइटीज़ हैं, दे आर नॉट मूविंग, एंड उनका जो फूड का सोर्स है इट इज़ एग्रीकल्चर, और उन्हें कहीं मूव नहीं करना, सेट पैटर्न है, इस मौसम में ये फसल बोई जाएगी, इस टाइम पे काटी जाएगी, द साइकिल इज़ वेरी सेट। सो चिल्ड्रन को क्या सिखाया जा रहा है, दे आर सोशलाइज टू बी ओबीडियंट टू एल्डर्स, एल्डर्स की बात माननी है, नर्चरेंट टू यंगस्टर्स, जो भी छोटे भाई बहन हैं या फिर नीसीज एंड नेफ्यूज़ हैं, उनको उनके प्रति नर्चरेंट रहना है, एंड रिस्पॉन्सिबल टू देयर ड्यूटीज़, जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी ड्यूटीज़ बांटी गई हैं उनके प्रति यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू कैन नॉट क्लेम इंडिपेंडेंस इन दैट, क्योंकि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स अभी भी जॉइंट फैमिलीज की तरह काम करते हैं। सो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन का पार्ट क्या है, ओबीडियंस, नर्चरेंट नेचर, और रिस्पॉन्सिबल, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस नहीं। Since these behavioral qualities make people more functional in agricultural societies, they become dominant features of people's personality. Dominant feature. अब जैसा मैंने कहा, हम पर्सनालिटी के डायमेंशन से, पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देख रहे हैं। तो जब इन सब फीचर्स के साथ कोई बच्चा बड़ा होगा तो दैट वुड नेचुरली बिकम अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक परस्यूट्स एंड कल्चरल डिमांड्स। इकोनॉमिक परस्यूट अलग अलग है, इनका सेटल्ड लाइफ है एग्रीकल्चरल में, इनका नोमैडिक हंटर गैदरिंग सोसाइटी है, तो इकोनॉमिक परस्यूट अलग है, और कल्चरल डिमांड्स, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, सेटल्ड सोसाइटीज़ का कल्चर बहुत अलग है, ट्राइबल सोसाइटीज़ का कल्चर बहुत अलग है। चिल्ड्रन हंटिंग गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर सोसाइटीज डेवलप डिस्प्ले डिफरेंट पर्सनैलिटी पैटर्न ऑफ कोर्स। अब अगर कल्चर इतने डिफरेंट हैं तो पर्सनैलिटी भी बहुत डिफरेंट होगी। बस यही कल्चरल अप्रोच का जो कोर है, कोर में यही बात है दैट कुछ ना कुछ कल्चरल और इकोलॉजिकल डिमांड्स होंगी, उन डिमांड्स को मीट करने के लिए जो बिहेवियर्स परफॉर्म किए जाएंगे उसी से बच्चे की या एडल्टहुड में पर्सनैलिटी डिसाइड हो जाएगी। मूविंग ऑन, देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो वैसे तो अब्राहम मैस्लो ने शुरू किया था फ्रॉम हिज हायरार्की ऑफ नीड्स, बट क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में आपके रॉजर्स पहले दिया हुआ है, सो लेट्स स्टडी रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स की थ्योरी थी स्ट्रक्चर्ड अराउंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। इनका जो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार आएगा, सो इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। हिज थ्योरी अज्यूम्स पीपल आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजिंग देयर ट्रू सेल्फ। अब क्योंकि सेल्फ है तो सेल्फ का इनके हिसाब से, कार्ल रॉजर्स के हिसाब से, लास्ट अल्टीमेट गोल क्या है, टू एक्चुअलाइज देयर ट्रू सेल्फ। देयर इज एन इनबोर्न टेंडेंसी हर किसी बच्चे में, हर किसी इंसान में पैदा होने के साथ ही एक इनबॉर्न टेंडेंसी है टू डू व्हाट, टू एक्चुअलाइज देयर इनहेरिटेड नेचर। कुछ ना कुछ नेचर वो लेके पैदा होते हैं, देयर टेंडेंसी इज टू एक्चुअलाइज दैट नेचर and become, and once that person actualizes that inherited nature, what does that person become? Fully functioning person. Rogers argued that motivational force, अब हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ motivational force चाहिए। Motivational force behind people's
डिज़ायर टू डेवलप एंड एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटीज़, ये जो हम अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल्स और अपने टैलेंट्स जो डेवलप कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको इतना परफॉर्म कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, वो क्यों कर रहे हैं? इज़ टू एक्चुअलाइज देयर इनर सेल्फ। ये जो मोटिवेशनल फोर्स है, यही इसी इनर सेल्फ को एक्चुअलाइज करने के लिए हम सब चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, और यही मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड अस है। टू बेसिक अजम्पशन क्या है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में? बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड वर्थवाइल। कुछ भी अगर बिहेवियर परफॉर्म किया जा रहा है तो वो गोल डायरेक्टेड होगा और वर्थवाइल होगा, नहीं तो कोई क्यों ही करेगा। और उसके बाद दूसरा अजम्पशन है दैट पीपल हु आर इनेटली गुड, ये लोगों का ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं दैट पीपल आर इनेटली गुड, अंदर से दे आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड एंड मटीरियलिस्टिक, दे आर इनेटली गुड, विल ऑलवेज चूज अडेप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। तो वो ऐसी चीज़ें चूज करेंगे जिनसे उनको ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हेल्प करे। अब रॉजर्स ने आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बारे में एक ये कॉन्सेप्ट दिया। आइडियल सेल्फ क्या है? आइडियल सेल्फ इंडिकेट्स व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी वांट टू बी, जो हम होना चाहते हैं, वो है हमारा आइडियल सेल्फ। और रियल सेल्फ जो हम अभी हैं, रियल सेल्फ आइडेंटिटी व्हाट वी एक्चुअली आर, अब बस इतना ही आपको समझना है दैट आइडियल सेल्फ हमारा वो है, एस्पिरेशनल सेल्फ है जो हम होना चाहते हैं, और रियल सेल्फ जो हमारा करंट सेल्फ है। उसके बाद एक कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि अगर आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में आइडियल सेल्फ जो है और रियल सेल्फ जो है एक्सपीरियंस हमारा, वो अगर ओवरलैप एरिया काफ़ी होगा उसका, जैसे यहाँ पे बहुत सारा ओवरलैप है एरियाज में, तो इसका मतलब कि कॉन्ग्रुएंट पर्सनालिटी है और इंडिविजुअल जो है वो वेल एडजस्टेड है। लेकिन अगर ओवरलैपिंग का एरिया थोड़ा है तो इंसान जो है वो इनकॉन्ग्रुएंसी से सफ़र कर रहा है और पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल होगा वो। सो दिस इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, और उनके बीच में कितना कॉन्ग्रुएंस है, कितनी ओवरलैप है। सो यहाँ से डिसाइड होता है कि पर्सनैलिटी कैसी होगी। Rogers views personality development as continuous process. He recognizes role of social influences in development of self concept. अब किसी का भी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है तो वो बचपन से होता है, और उसमें सोशल इन्फ्लुएंसेस बहुत होते हैं। When social conditions are positive, self concept and self esteem are high. हमने सेल्फ के कॉन्सेप्ट में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। सो अगर आउटसाइड कंडीशंस पॉजिटिव हैं, अगर कंडीशंस जैसे कि पेरेंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था, तो पेरेंट्स अगर लविंग हैं, एक्सेप्टिंग हैं और सपोर्टिव हैं और डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, यानी सोशल कंडीशंस उस बच्चे के लिए कैसी हैं? पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव हैं तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई होंगे। उसी के ही उलट, उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर कंडीशंस नेगेटिव हैं, इफ़ चाइल्ड इज़ नेग्लेक्टेड, इफ़ नेग्लेक्ट किया जा रहा है, या फिर अब्यूजिव पेरेंट्स हैं, ओवरली हार्श पेरेंट्स हैं, देन द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम जो है वो चाइल्ड की लो हो जाएगी। और अगर कंडीशंस नेगेटिव हैं तो रॉजर्स ने क्या डेवलप किया? रॉजर्स इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग समथिंग कॉल्ड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। यहाँ पे द क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दैट रॉजर्स डेवलप्ड बेसिकली अटेम्प्ट्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये की फ्रेज है, इसको याद रखना है, दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइंड इट। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एम्पैथी। अब जो एटमॉस्फेयर है किसी पर्सन के लिए, अगर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का होगा और एम्पैथी का होगा तो दैट पर्सन वुड फील एक्सेप्टेड। और जैसे बाहर की सिचुएशन अगर पॉजिटिव हो गई है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो सब जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने की तरफ चला जाएगा। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब देयर आर नो कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को कह रहा है कि भाई डू दिस और वी विल नॉट लव यू, तो कंडीशंस अटैच नहीं है। और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। और एम्पैथी, यू ऑल नो एम्पैथी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है पहले भी,
एम्पैथी इज टू हैव, दूसरे के शूज में रह के सोचना, यही एम्पैथी है। सिंपली समझें तो, हर चीज़ सिंपली ही समझें आप तो आपके लिए बेटर रहेगा। एम्पैथी मतलब आप दूसरे के इमोशंस को ना सिर्फ समझ पाएं बल्कि अपने अंदर भी फील कर पाएं। दैट्स व्हाट एम्पैथी इज। सो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है जो है ये रॉजर्स ने डेवलप करी थी, और उसमें एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिसमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एम्पैथी पर्सन को फील कराई जाती है, सो दैट द पर्सन फील्स एक्सेप्टेड एंड जो कॉन्ग्रुएंसी है वो बढ़े। देन वी हैव मैस्लो। मैस्लो की जैसे हमने बात करी, मैस्लो ने ही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच शुरू किया था। उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, ये हायरार्की ऑफ नीड्स है। और यहाँ पे एक जैसे रॉजर्स थे, इनका भी ऐसे ही मैस्लो का भी एक पॉजिटिव व्यू ऑफ मैन है। और मैन के अंदर जो है वो हैज़ द पोटेंशियलिटी ऑफ लव, जॉय एंड टू डू क्रिएटिव वर्क। बिलीव्ड इन फ्री विल ऑफ मैन टू शेप हिज ओन लाइफ एंड इवेंचुअली अटेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में एक फ्रेज जो आपको लिखना ही लिखना है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात मैस्लो ने भी की है। सो मैस्लो के भी हिसाब से इंसान के अंदर एक फ्री विल है, और उस फ्री विल का यूज़ करके इंसान अपने आप को इतना डेवलप कर सकता है कि वो इवेंचुअली इन सब जो नीड्स हैं उनको अचीव करता चला जाए और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचे। concerns only biological security and belongingness needs reduces man to level of animals। अब यहाँ पे मैस्लो का कहना है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ सर्वाइवल नीड्स में कौन सी आती हैं, सर्वाइवल नीड्स में आती हैं ये तीन, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और बिलोंगिंगनेस नीड्स। अगर सिर्फ यहीं तक इंसान सोच पा रहा है या फिर इसी के लिए ही काम कर रहा है तो दैट पर्सन इज अकिन टू एन एनिमल। क्योंकि इंसान, असली इंसान होने का मतलब है दैट पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रियल जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ बिगिंस विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो ये सब कहना था अब्राहम मैस्लो का, और उन्होंने ये हायरार्की ऑफ नीड्स भी दी है। और अगर आपको कुछ भी ना सूझे तो आप बस एक ही डायग्राम ड्रॉ करें और उसमें ये सब नीड्स लिख दें। सो द एग्जामिनर वुड थिंक दैट यू नो कि आप क्या बात कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। रॉजर्स और मैस्लो हमने कवर कर दिए। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ही एक और बॉक्स में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, हु इज़ ए हेल्दी पर्सन। अब हेल्दी पर्सन डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट दे हैव ट्राइड। सो लेट्स सी कि उन्होंने क्या कहा है। हेल्दी पर्सनैलिटी लाइज नॉट मियर एडजस्टमेंट टू सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी में वेल एडजस्टेड दिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप एक हेल्दी पर्सन हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप सरफेस पे बहुत एडजस्टेड दिखें सोसाइटी में, बट इन साइड योर ओन हेड यू फील ट्रैप्ड। जैसे कि एक मूवी भी थी इनटू द वाइल्ड, द पर्सन, और उसका बहुत फेमस गाना है गारंटीड। आई हाईली रिकमेंड यू टू लिसन टू इट। So the first line goes like, on bended knee is no way to be free. So yeah, it involves a quest to know oneself। अगर आप सिर्फ सोसाइटी में एडजस्टेड दिख रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक हेल्दी पर्सन हैं। इट इन्वॉल्व्स यानी हेल्दी पर्सन होना इन्वॉल्व्स ए क्वेस्ट टू नो वन सेल्फ डीपली, खुद को डीपली जानना, एंड टू बी ट्रू टू वंस ओन फीलिंग्स विदाउट डिस्गाइज। अब जो आप अंदर फील करते हैं उसको बाहर दिखाना। आई नो दैट साउंड्स वेरी स्केरी एंड वेरी टेरिफाइंग, बिकॉज अंदर बहुत कुछ चलता है किसी भी इंसान के, बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्ट थ्योरिस्ट्स, अगर आपके अंदर ये क्वेस्ट पे अगर आप नहीं जाते हैं टू नो योर सेल्फ डीपली, और अगर आप अंदर की ट्रू फीलिंग्स विदाउट एनी डिस्गाइज बाहर नहीं दिखा पा रहे हैं, सो यू आर नॉट ए हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन शेयर्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं वन बाय वन। दे बिकम अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, देयर फीलिंग्स एंड देयर लिमिटेशंस। हेल्दी पर्सन जो हैं वो अपने आप, सेल्फ अवेयरनेस उनमें आती है और वो खुद के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में और अपनी लिमिटेशंस के बारे में अवेयर हो जाते हैं। दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स,
as well as responsibility that it's up to them. यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, मैस्लो का हमने पढ़ा, फ्री विल, it's up to us what they make of their lives, have the courage to be, not only do we have free will, हम फ्री विल तो हमारे अंदर है ही कि हम क्या करें, बट साथ में करेज, जो हम हो सकते हैं वो हम हो जाएं, ये होने की जो करेज है वो भी जिस पर्सन में है। दे एक्सपीरियंस द हियर एंड नाउ, अब इनका जीना जो है वो हियर एंड नाउ में है। अब हियर एंड नाउ का मतलब, हियर मतलब इन स्पेस और नाउ मतलब इन टाइम। तो स्पेस टाइम में आप इस मोमेंट में हैं, जो आप बोल रहे हैं वो कॉन्शियसली बोलें, जो आप देख रहे हैं उसे पूरा देखें। सो हियर एंड नाउ, दे आर नॉट ट्रैप्ड इन पास्ट, दे डू नॉट ड्वेल इन पास्ट या फिर फ्यूचर की एंक्शियस एक्सपेक्टेशन से ये डिस्टॉर्टेड नहीं रहते हैं, और ना ही डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे हमने पीछे बात करी, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ नहीं करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इन द हियर एंड नाउ, not being trapped in the past or being anxious about the future, ये सब जो क्वालिटीज़ हैं ये हैं एक हेल्दी पर्सन की, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्ट अप्रोच। देन वी हैव द नेक्स्ट मेजर टॉपिक विच इज़ असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब अगर आपने ये लेक्चर सीरीज पूरी देखी है तो हमने शुरुआत में बात करी थी दैट अगर आप एक किसी नई सिचुएशन में जाते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आसपास के लोगों का असेसमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हाउ दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर थिंकिंग, और वो बहुत सारे फंक्शन सर्व करता है, जैसे कि अडेप्टेशन फंक्शन, सर्वाइवल फंक्शन, स्मूथ लाइफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अब असेसमेंट के टॉपिक को हम पढ़ते हैं इन सम डिटेल। अब असेसमेंट जो है वो इनफॉर्मल हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। इनफॉर्मल असेसमेंट का मतलब क्या है? The act of observing, understanding and predicting an individual's thoughts, feelings and behavior। अब thoughts, feelings and behaviors तो हर बार आपको पता ही है कि ये साइकोलॉजी के बेस में है। आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और समझ के आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सो एंड सो इंडिविजुअल सो एंड सो सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा। सो दिस इज इनफॉर्मल असेसमेंट डन फॉर सर्वाइवल फंक्शन, लाइफ स्मूथ चले, और अचीवमेंट फंक्शन, जैसे कि हमने सर्वाइवल में फीमेल का एग्जांपल लिया था दैट शी हैज़ टू बी अवेयर कि कोई थ्रेट तो नहीं है। स्मूथ लाइफ, आप कॉलेज में गए हैं, सो यू वांट योर लाइफ टू बी स्मूथ, तभी आप अपने जैसे लोग, अपने तरह के लोग ढूंढते हैं। और अचीवमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ऑफिस वर्कर का, कोई ऑफिस वर्कर है, सो ही वांट्स टू अचीव थिंग्स इन लाइफ, सो he will observe, he will try to understand and predict behavior of his colleagues, his boss, clients। तो अचीवमेंट फंक्शन भी है। क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे इनफॉर्मल असेसमेंट का? दैट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा जो फिल्टर है, क्योंकि हम हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आवर फिल्टर। अब कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव तो होती नहीं, हो सकता है घटना सेम घटे बट मेरा उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो और आपका डिफरेंट हो, बिल्कुल हो सकता है। सो यही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मे कलर जजमेंट अबाउट समवन्स पर्सनैलिटी। अब हो सकता है हम किसी पर्सन को, लेट्स से, जैसे पुराने टाइम में भी होता था कि बियर्ड जो है वो इट वाज मेंट अ साइन ऑफ अनसिविल पर्सन, असभ्य नागरिक माना जाता था जो दाढ़ी वगैरह रखते थे। सो मान लेते हैं कि आज भी किसी की वही थिंकिंग है। सो इफ दे सी समवन विद अ बियर्ड कम इनटू एन ऑफिस, दे वुड ऑटोमेटिकली अज्यूम कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा राउडी टाइप का होगा। सो यहाँ पे क्या है, आपकी जजमेंट जो है कलर हो गई है किसी की पर्सनालिटी के बारे में। आपने कुछ भी नहीं देखा, ना उससे बात करी, कुछ भी नहीं किया आपने, आपने कुछ ना कुछ नोशन बना लिया उसकी पर्सनालिटी के बारे में, और यहाँ पे जजमेंट जो है कलर होगी। इसलिए जो है ये क्रिटिसिज्म है इनफॉर्मल असेसमेंट का। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? वी डू फॉर्मल असेसमेंट।
यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मल एफर्ट ऑफ इवेल्युएटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब काम हम यहाँ पे वही करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट ये एक फॉर्मल एफर्ट होगा और यहाँ पे सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जिसके बेसिस पे हम ये काम करेंगे। बिसाइड्स प्रमोटिंग आवर अंडरस्टैंडिंग, अब फॉर्मल असेसमेंट का मतलब तो ये है, क्यों करते हैं। बिसाइड प्रमोटिंग आवर अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर्स हैं तो डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ट्रेनिंग, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए पर्सनालिटी का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। सो इसलिए पर्सनालिटी पहले जज की जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। प्लेसमेंट, कॉलेजेस में प्लेसमेंट होती है। काउंसलिंग, अब आप पहले पर्सनालिटी समझेंगे तभी आप कोई करियर पाथ रिकमेंड कर सकते हैं, डोंट यू। अब ऐसे तो है नहीं कि आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करियर पाथ रिकमेंड कर देंगे, नहीं। यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज द पर्सनालिटी एंड देन रिकमेंड देम एनी पाथ इन द फ्यूचर करियर और अदर पर्पजेज भी। तो इसलिए हम फॉर्मल असेसमेंट करते हैं। कॉमन टेक्निक्स यूज्ड जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट्स हैं, जो आप इंटेलिजेंस यूनिट में पिछली यूनिट में कर चुके हैं। इस यूनिट में हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और बिहेवियरल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी में पहला है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। अब जैसा आपने शायद अगर स्कूल में आपके हुआ हो या फिर आपने ऑनलाइन कुछ ना कुछ सर्वेस किए हों, तो एक रेटिंग स्केल होता है यहाँ पे, या फिर इवन कुछ गेम शोज में भी दिखाते हैं दैट यहाँ पे लिखा होता है न्यूट्रल, यहाँ पे लिखा होता है डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, और यहाँ पे लिखा होता है अग्री, स्ट्रांगली अग्री। तो ये क्या है, ये एक तरह का रेटिंग स्केल है, या फिर ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे और उसमें 1 2 3 4 5 या 7 तक कुछ भी स्केल है, 10 तक स्केल है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मच डू यू अग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ये होते हैं रेटिंग स्केल। सब्जेक्ट मतलब जो टेस्ट दे रहा है। मुन्ना भाई में जो मुन्ना है, ही गेट्स ऑफेंडेड क्योंकि आनंद भाई को सब्जेक्ट के तौर पे द डॉक्टर्स वर रिफरिंग टू हिम एज सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को आंख में लग रहा है, या सब्जेक्ट कुछ फील नहीं कर सकता, या सब्जेक्ट कुछ फील नहीं कर सकता। सो मुन्ना सेज कि क्या सब्जेक्ट लगा रखा है। सो बट हियर क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं एंड वी हैव टू एक्सरसाइज सर्टन लेवल ऑफ कोल्डनेस, तो हम ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट्स, जो टेस्ट दे रहा है वो सब्जेक्ट है, वो कुछ वर्बल रिस्पॉन्सेज देगा ऑन सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। मेथड रिक्वायर्स द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट हिज हर ओन फीलिंग्स रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स। ठीक है, अब क्योंकि स्टेटमेंट तो सब्जेक्टिव है, बट क्योंकि रेटिंग स्केल पे बात हो रही है तो यहाँ पे चीज़ें ऑब्जेक्टिव टर्न हो जाएंगी। रिस्पॉन्सेज आर एक्सेप्टेड ऑन देयर फेस वैल्यू एंड स्कोर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब जैसे मैंने कहा चीज़ें तो सब्जेक्टिव हैं, बट क्योंकि यहाँ पे रेटिंग स्केल में हमने टर्न कर दिया उसको, तो जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं अब वो क्वांटिटेटिव होगी। फ्रॉम क्वालिटेटिव दे हैव टर्न टू क्वांटिटेटिव एंड इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। कुछ नॉर्म्स डेवलप किए गए हैं कि भाई नॉर्म्स की अगर यहाँ पे 3 स्कोर आ रहा है तो उसका मतलब ये होगा, अगर कुछ ना कुछ अगर 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये है। तो ये जो है नॉर्म्स है, इसका मतलब होता है नॉर्म्स डेवलप किए गए, और ये पहले ही कर लिए जाते हैं टेस्ट से, और इसी के बेसिस पे जो सब्जेक्ट ने रिस्पॉन्स दिया है उसके बेसिस पे हम पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट टेक्निक। डायरेक्ट टेक्निक का मतलब क्या है, अगर डायरेक्ट टेक्निक है तो कुछ इनडायरेक्ट टेक्निक भी होगी। पहले डायरेक्ट टेक्निक देखते हैं। डायरेक्ट टेक्निक, इट रिलाइज ऑन इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सन। जो पर्सन है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया, और हु क्लियरली नोज दैट हिज पर्सनैलिटी इज बीइंग असेस्ड। अब यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट को पता है कि उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जा रहा है,
और इसी को डायरेक्ट टेक्निक कहते हैं। वो खुद आंसर दे रहा है और उसको पता भी है दैट हिज पर्सनैलिटी इज बीइंग जज्ड। सो यहाँ पे यू गेस्ड इट राइट कि यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि इंसान जब उसे पता है कि उसका टेस्ट लिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस वो अपने बिहेवियर में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में लाने की कोशिश करेगा, या एटलीस्ट दिखाने की जरूर कोशिश करेगा। सो इट्स अ डायरेक्ट टेक्निक। सेल्फ रिपोर्ट मेजर की बात हो रही है। सो इट्स अ डायरेक्ट टेक्निक। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में किसी सब्जेक्ट के दिए गए रिस्पॉन्सेज को टर्न कर रहे हैं और उसी से पर्सनालिटी जज कर रहे हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में पहला जो है 1.1, यानी सेल्फ रिपोर्ट मेजर में पहला इन्वेंट्री है द मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसका शॉर्ट फॉर्म MMPI भी है और कई बार MCQs में पूछा भी गया है MMPI का मतलब क्या है। सो यू हैव टू रिमेंबर मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, developed by Hathaway and McKinley, mostly used as a tool for psychiatric diagnosis, psychopathology। अब आपको बहुत डिटेल में इसको याद नहीं करना है कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, बस आपको इतना याद करना है कि किसने ये दिया है, क्या ये काम आता है, और मोटा मोटा कि भाई कैसे ये कंडक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दिए जाते हैं, हर स्टेटमेंट जो है उसको एज अ ट्रू और फॉल्स जज करना होता है, और इंडिया में जो है इसी को अडेप्ट किया गया इंडियन ऑडियंसेस के लिए, और इसका नाम दिया गया है मलिक एंड जोशी। मलिक एंड जोशी ने डेवलप किया और नाम इसको दिया गया है जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, JMPI, MMPI एंड JMPI। देन वी हैव आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, EPQ। आइजेंक की थ्योरीज में हमने पहले भी पढ़ा है। 2 ही डायमेंशन पे पहले ये करता था, टेस्ट करता था, जो कि कौन से थे, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, और दूसरा इमोशनल स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, न्यूरोटिसिज्म, जिसको अगर याद होगा न्यूरोटिसिज्म भी कहा गया। बाद में इसमें साइकोटिसिज्म भी एक और डायमेंशन ऐड कर दिया गया। देन वी हैव 16 पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर बाय कटेल, और इसको यूज़ किया जाता है करियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन और ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए। सो MCQ में क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन सा टेस्ट साइकोपैथोलॉजी या फिर साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। सो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से MMPI वॉज द आंसर। अब सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है। क्या है? टेंडेंसी ऑन पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट्स टू एंडोर्स आइटम्स इन ए सोशली डिजायरेबल मैनर। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर इंसान को पता है कि उसका अगर टेस्ट लिया जा रहा है, उसको जज किया जा रहा है, सो सोशल डिजायरेबिलिटी जो है हमारे अंदर बहुत बहुत कूट कूट के भरी है। इंसान जो है ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड बाय हिज पीयर्स, ही वॉन्ट्स टू फिट इन एंड ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड। सो सोशली डिजायरेबल आंसर्स वो देगा, और इसी को ही सोशल डिजायरेबिलिटी भी बोलते हैं, और ये जो है वो डिस्टॉर्ट करती है। किसी भी रिस्पॉन्स दिया गया किसी भी आइटम को, कोई भी क्वेश्चन को अगर रिस्पॉन्स दिया है सब्जेक्ट ने, तो वहाँ पे हमें ट्रूली नहीं पता लगा कि अंदर से क्या सोचता है इंसान। इट इज़ बिकॉज पीपल जनरली बिकम सेल्फ कॉन्शियस, बिल्कुल ठीक बात है, जज किया जा रहा है तो सेल्फ कॉन्शियस हर कोई हो जाता है। एंड हेजिटेट करेगा टू शेयर देयर प्राइवेट फीलिंग्स, थॉट्स एंड मोटिवेशंस। अब कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जो उनके अंदर की फीलिंग, प्राइवेट फीलिंग्स, थॉट्स और मोटिवेशंस के बारे में जानना चाहेंगी। सो वहाँ पे वो खुद को सेव करने की कोशिश करेंगे। सो दे टेंड टू गिव सोशली डिजायरेबल आंसर्स। उसके अलावा एक और टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ सब्जेक्ट टू अग्री विद आइटम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट्स। वो क्या सोच रहे हैं वो उससे मतलब नहीं है, वो ऐसा दिखाएंगे कि हम तो अग्री कर रहे हैं, भाई सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। द आइडियल आंसर, कुछ ऐसा आइडियल आंसर होता है तो वो वही देंगे, मतलब जो सामने वाला सुनना चाहे। सो एक्विएसेंस, ये 2 टर्म्स जो हैं, सोशल डिजायरेबिलिटी और एक्विएसेंस, इसका 1 या 2 मार्क्स में या आपके आ सकता है बोर्ड्स में, और CUET UG में भी शायद ये पूछा जा सकता है। सो एक्विएसेंस इज टू अग्री। एक्विएस का मतलब ये, अगर आपकी वोकैबुलरी अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक्विएस, द एक्ट ऑफ एक्विएसिंग इज टू अग्री। और सोशल डिजायरेबिलिटी, सोशल डिजायरेबल मैनर में किसी क्वेश्चन का आंसर देना, सो दैट पीयर्स हमें लाइक करें, सो दैट वी कैन फिट इन। देन वी हैव प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आप आगे देखेंगे कि क्यों बनते हैं। डेवलप टू असेस अनकॉन्शियस मोटिव्स
ये जो है यहाँ पे अब ऑपरेटिंग वर्ड है, दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइंड इट, अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स। अब डायरेक्ट मेथड्स जो है, पीछे हमने बात करी सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट कैन नॉट अनकवर अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर। अब क्योंकि हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं और कॉन्शियसली आंसर दे रहे हैं, तो जो डायरेक्ट मेथड्स हैं जैसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर, वो अनकॉन्शियस में हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा। दैट्स वाई प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो डेवलप की गई और ये अनकॉन्शियस मोटिव्स को जानने की कोशिश करते हैं। दीज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट लेस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस। अब स्टिमुलस यहाँ पे सीधा सीधा नहीं है, अब वहाँ पे क्या है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर में सीधी सी स्टेटमेंट होगी कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सो यहाँ पे क्या है, लेस स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस है कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि भी ये स्टिमुलस है क्या, और इट विल अलाउ द इंडिविजुअल टू प्रोजेक्ट हिज फीलिंग्स, डिजायर्स, नीड्स ऑन टू दैट सिचुएशन। अब जो भी स्टिमुलस दिया गया उसको जब रिस्पॉन्ड करेगा कोई इंडिविजुअल, तो वो अपनी इनर फीलिंग्स जो है, वो डिजायर जो है, उनको एक्सप्रेस किए बिना उसको आंसर कर ही नहीं सकता। ये इस तरीके के स्टिमुलस में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज करते हैं और हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स को अनकवर करने की कोशिश करते हैं। नेचर ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स इन दीज टेक्निक्स शेयर द फॉलोइंग फीचर्स। अब क्या स्टिमुलाई कैसे कैसे हो सकते हैं, अब इतना तो हमें पता लग गया कि अनस्ट्रक्चर्ड होंगे या लेस स्ट्रक्चर्ड होंगे, और क्या क्या फीचर्स हैं। अनस्ट्रक्चर्ड पुअरली डिफाइंड स्टिमुलाई हैं जैसे कि इंक ब्लॉट्स हैं, इनकम्प्लीट पिक्चर्स हैं। दूसरा, पर्सन बीइंग असेस्ड इज यूजुअली नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड द मेथड ऑफ स्कोरिंग। अब पीछे जो हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर में बात करी कि इंसान को बता दिया गया है भाई ये टेस्ट है और आपकी पर्सनालिटी का ये डायमेंशन चेक किया जा रहा है, यहाँ पे ना तो पर्सन को बताया जा रहा है कि उसका पर्सनालिटी का कौन सा डायमेंशन चेक हो रहा है, और ना ही उसको मेथड ऑफ स्कोरिंग बताया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि नो करेक्ट या इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं। अब ना तो मेथड ऑफ स्कोरिंग बता रहे हैं, ना ही कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स की भाई कुछ भी आप अपने हिसाब से, क्योंकि अगर आप उन्हें बता देंगे कि भाई क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है, सो फिर से उनकी जजमेंट जो है कलर्ड हो जाएगी और दे विल, जो उनका अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं वो डिस्कवर नहीं हो पाएंगे। और क्या फीचर्स हैं इसके स्टिमुलस के, ईच रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड टू रिवील अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी। किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी का कुछ भी आंसर वो दे रहा है किसी भी स्टिमुलस को, तो वो किसी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। और स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर लेंथी एंड समटाइम्स सब्जेक्टिव। ये इसका वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स भी है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, तो यहाँ पे गलतियाँ होने के चांस होते हैं। क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट मेजर में गलतियाँ होने के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि कम से कम जो टेस्ट ले रहा है उसकी तरफ से नहीं है, जो दे रहा है उसकी तरफ से बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि वो सोशली डिजायरेबल आंसर्स दे या फिर एक्वियस करे, बट वहाँ पे सब्जेक्टिविटी का स्कोप कम से कम आंसर लेने वाले की तरफ से नहीं है, क्योंकि आंसर लेने वाले को जो आंसर मिले वो उसकी स्कोरिंग करके और पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ जजमेंट दे देगा। बट यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो रहा है जो भी सामने वाले पर्सन ने जवाब दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो स्कोप है किसका है, सब्जेक्टिविटी का है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई जो किसी पर्सन को दिए जाएंगे और उसी स्टिमुलाई के बेसिस पे रिस्पॉन्स लिया जाएगा। सो इसमें सबसे पहला आता है रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट। अब इंक ब्लॉट क्या होते हैं, ये होते हैं किसी पेपर पे इंक गिरा के और उसको फोल्ड करके और ये इंक ब्लॉट्स बन जाते हैं। ऐसे ये शुरुआत की गई थी, जैसे ये पेपर था, ये सिमेट्रिकल होंगे हमेशा। सो ये इंक ब्लॉट्स हैं, टोटल 10 इंक ब्लॉट्स हैं और इन 10 पे पर्सन का रिस्पॉन्स लिया जाता है। जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो ऐसा एक पेपर होल्ड करेगा एंड ही विल शो इट टू द पर्सन और उनसे पूछेगा कि भाई आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। सो ऐसे 10 इंक ब्लॉट्स हैं, 10 कार्ड्स हैं, ये एमसीक्यू में पूछा गया कि कितने थे टोटल, और उनमें फर्दर डिवीजन है, 5 जो है वो ब्लैक एंड वाइट होंगे, जैसे कि ये प्योर ब्लैक एंड वाइट है, ये जो है प्योर ब्लैक एंड वाइट है, और 2 जो होंगे वो ब्लैक एंड वाइट साथ रेड इंक भी होगी जैसे ये है। उसके बाद 3 होंगे पेस्टल कलर्स में, ये पेस्टल कलर्स होते हैं, पेस्टल मतलब थोड़े से लाइट कलर्स जो कि आजकल ट्रेंड में भी चले हुए हैं।
सो ये पेस्टल कलर्स हैं और 5 + 2 + 3 टोटल 10 इंक ब्लॉट के पेपर्स होंगे। और कार्ड जो हैं एडमिनिस्टर किए जाएंगे 2 फेजेज में। पहला तो परफॉर्मेंस प्रॉपर, मतलब सब्जेक्ट को जो है, पर्सन को जो है जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, उसे कार्ड दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि व्हाट दे सी इन ईच ऑफ देम। ऐसा एक साइकोलॉजिस्ट कार्ड दिखा के पूछेगा भी व्हाट डू यू सी। उसके बाद इंक्वायरी, जो भी पर्सन ने जवाब दिया उसका जो है डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाएगी और a detailed report of the response is prepared by asking the question to tell where, how and what basis was a particular response made। किसके बेसिस पे किसने क्या सोच के क्या आंसर दिया है, इन सब पे बात होती है। सो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। बस इतना याद रखना है कि रॉरशॉक इंक ब्लॉट्स में 10 इंक ब्लॉट पेपर्स होते हैं और ये 2 फेजेज में ये टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है और ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है टेस्टिंग की, टू टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी। देन वी हैव थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, TAT इसका शॉर्ट फॉर्म है, डेवलप्ड बाय मरे एंड मॉर्गन। इंडिविजुअल्स क्रिएट्स स्टोरीज क्रिएट की जाती हैं किन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन एम्बिग्यूअस पिक्चर्स। कैसी एम्बिग्यूअस पिक्चर्स? 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है। इनके बेसिस पे किसी भी पर्सन को स्टोरीज कुछ ना कुछ क्रिएट करनी होती हैं। अब कैसे वो कार्ड्स होते हैं? इस टाइप के, जैसे ये पिक्चर आपकी NCERT में, और ऐसे 30 कार्ड्स होते हैं जिन पे ऐसी कुछ ना कुछ पिक्चर्स बनी रहेंगी, अलग अलग ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बनी रहेंगी और इसके बारे में इंसान को जो है स्टोरी बनानी है। स्टोरी में क्या क्या होगा, प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट का? अ पर्सन इज शोन द पिक्चर, बिल्कुल, एंड आस्क्ड टू टेल ए स्टोरी। स्टोरी में क्या क्या कवर होना चाहिए? व्हाट इज हैपनिंग, आपके हिसाब से क्या हो रहा है, आपके हिसाब से व्हाट लेड टू इट, यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, जो पिक्चर में जो कैरेक्टर दिख रहा है वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, और वो कैरेक्टर जो है वो कैसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, और आगे आपके हिसाब से क्या हो सकता है। सो ये सब क्वेश्चंस के बेसिस पे, अब 30 कार्ड्स तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि टेस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, बट साइकोलॉजिस्ट अपने डिस्क्रेशन पे कुछ नंबर ऑफ कार्ड्स दिखाता है और उनके बेसिस पे ये सब क्वेश्चन के आंसर करते हुए एक स्टोरी बनाने के लिए बोलता है किसी सब्जेक्ट को। अब यूजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं? क्लिनिकल डायग्नोसिस, पर्सनालिटी असेसमेंट, काउंसलिंग और रिसर्च। एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है, ये सब एग्जाम्पल्स ही हैं, इनके बेसिस पे आप खुद ट्राई करके देखना कि आप इस पे क्या क्या स्टोरी बनाते हैं। लेकिन आप स्टोरी तो बना लेंगे बट उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। सो इट्स अ फन एक्टिविटी, आप करके देख सकते हैं। देन द थर्ड वन इज रोजनवीग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर क्या है? कार्टून पिक्चर्स शो किए जाएंगे जो कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन पेश कर रहे होंगे आपके सामने। वन कैरेक्टर स्पीक्स, अदर रिप्लाइज इन ब्लैंक, पर्सन फिल्स इन द रिस्पॉन्स। अब क्योंकि सिचुएशन जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग है, तो आपके इनर जो एक अनकॉन्शियस फ्रस्ट्रेशन जो है वो इन टेस्ट के थ्रू बाहर आती है और इसका मेन फोकस जो है वो हाउ एन इंडिविजुअल हैंडल्स फ्रस्ट्रेशन। सो यहाँ पे PF लिखा है, इसको रेमंड कटेल के पर्सनालिटी फैक्टर से कंफ्यूज नहीं करना है, ये पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है। देन प्रोजेक्टिव टेक्निक में अगला है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। आपको इस तरीके के सेंटेंस दे दिए जाएंगे और यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि इन्हें कंप्लीट करें और इन्हीं कंप्लीट किए गए सेंटेंसेस के बेसिस पे आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स और फीलिंग्स और डिज़ायर्स को अनकवर करने की कोशिश की जाएगी। देन ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट है, जनरली आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन ऑफ ऑपोजिट सेक्स, और ये जो टेस्ट है द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी अबाउट द पर्सन एज इफ शी वाज अ कैरेक्टर इन नॉवल और अ प्ले। तो आपने पर्सन तो ड्रॉ कर दिया, अब उसके बारे में कुछ ना कुछ स्टोरी आपको कहा जाएगा कि मेकअप अ स्टोरी। और क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट है तो आपकी अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, कुछ ना कुछ आप प्रोजेक्ट करे बिना रह नहीं सकते हैं। तो आपकी जो स्टोरी आप बनाएंगे इसमें, उसमें कुछ ना कुछ आपका अनकॉन्शियस रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। देन वी हैव प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जैसे कि हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के क्रिटिसिजम्स और वो देखे थे, ऐसे ही यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स हैं। कि सबसे पहला तो यही है कि अनकॉन्शियस जो है वो रिवील होता है यहाँ से,
अनकॉन्शियस मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस। रिड्यूस्ड सोशल डिजायरेबिलिटी, अब यहाँ पे आप सोशली डिजायरेबल आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी स्टोरी में सोशल डिजायरेबिलिटी का एंगल बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। हार्डर टू फेक देन डायरेक्ट क्वेश्चनर्स, अब डायरेक्ट क्वेश्चनर्स में आप एक सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये सोशली एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ पे आप स्टोरी कुछ भी बना सकते हैं। रिच क्वालिटेटिव डेटा, अब यहाँ पे क्वालिटेटिव जो डेटा जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। नंबर्स में यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्टोरीज में। सो यहाँ पे डीप डिटेल्ड इंसाइट किसी की पर्सनालिटी में मिल सकती है अगर इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अगर सही की जाए तो। यूजफुल विद चिल्ड्रन और लेस वर्बल क्लाइंट्स, एक तो चिल्ड्रन जो है वो स्टोरीज की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं और स्टोरीज बहुत अच्छे से बता भी पाते हैं, और लेस वर्बल मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, या फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चनर्स के जवाब बहुत अच्छे से नहीं दे सकते हैं, बट स्टोरी जो है वो हर कोई बना सकता है। सो यूजफुल विद चिल्ड्रन और लेस वर्बल क्लाइंट्स, और फ्लेक्सिबल इन क्लिनिकल एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ पे क्लिनिकल का वर्ड जहाँ भी आ जाए वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर्स की ही बात हो रही है, तो ये काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि TAT जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी काफ़ी काम आता है। कॉन्स क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सबसे पहला तो है लो रिलायबिलिटी। अब एग्जामिनर्स अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो रिजल्ट भी डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जो टेस्ट ले रहा है और जो इंसान दिए गए रिस्पॉन्सेज को इंटरप्रेट करेगा, तो अगर वो चेंज हुआ, यानी एग्जामिनर अगर चेंज हुआ, तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। और अगर अगर ऐसे रिजल्ट चेंज होता है तो इसका मतलब उस टेस्ट की लो रिलायबिलिटी है। देन लो वैलिडिटी, लिमिटेड साइंटिफिक एक्यूरेसी। सब्जेक्टिविटी की बात जहाँ भी आएगी तो वहाँ पे साइंटिफिक एक्यूरेसी जो है वो कम हो ही जाती है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हम बात कर चुके हैं। हेविली ऑन एग्जामिनर स्किल, एग्जामिनर कितना स्किल्ड है अपने काम में। टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स दिखाना, फिर उनके बेसिस पे स्टोरी जो पर्सन है वो बनाएगा, और उसके बाद उनकी इंटरप्रिटेशन, और फिर उनके बेसिस पे बनी रिपोर्ट। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और कल्चरल बायस, अलग अलग कल्चर्स में बड़े हुए लोग अलग अलग सेम स्टिमुलस का आंसर जो है वो अलग अलग तरीके से देते हैं। सो यहाँ पे कल्चरल बायस जो है उसका भी एक फैक्टर आ जाता है। देन वी हैव बिहेवियरल एनालिसिस। A person's behavior is a variety of situation can provide us with meaningful information about his or personality. अब क्योंकि जैसे हमने बात करा था कि जैसा इंसान बिहेव कर रहा है उसी को ही साइकोलॉजी में इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा बिहेवियरिस्ट्स कहते हैं। सो इनका फोकस पूरा ही होगा जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, या फिर जो हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ पे पहला है इंटरव्यू। इट इन्वॉल्व्स टॉकिंग टू द पर्सन बीइंग असेस्ड एंड आस्क्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपने इंटरव्यू दुनिया भर के इंटरव्यू देखे होंगे। इंटरव्यू आपने, क्योंकि आप बचपन से देखते हैं, सो आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन टू यू कि इंटरव्यू होता क्या है। बस इतना आपको ज़रूर जानना है कि ये बिहेवियरल एनालिसिस का एक पार्ट है, डायरेक्ट इंटरव्यू। देन इट इज़ ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक वॉचिंग। अब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व तो वैसे आप डेली लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, बट ये सिस्टमैटिक वॉचिंग है, क्योंकि आप एनालिसिस के लिए किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उसको, यू आर वॉचिंग दैट पर्सन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर इन ए नेचुरल और कंट्रोल्ड सेटिंग्स। नेचुरल सेटिंग जैसे कि नेचुरल डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वो एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्व करती हैं। कंट्रोल सेटिंग क्या होती हैं? जैसे कि कुछ लोगों को हमने किसी लैब में बुलाया, एक टेबल के अराउंड बिठाया और कुछ ना कुछ टास्क उन्हें दिया, और फिर यहाँ एक शीशा लगा होता है, ये लोग इसके आर पार नहीं देख सकते, बट यहाँ पे जो है साइंटिस्ट खड़ा है और ये जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है। सो ये कंट्रोल सेटिंग है। ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू मेथड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग लिमिटेशन। अब लिमिटेशन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस अपने साथ लेके आती हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट खड़ा होकर देख रहा है, दैट हैज़ टू बी प्रोफेशनली ट्रेंड। और मियर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर में कंटामिनेट द रिजल्ट। अगर यहाँ पे शीशा ना हो और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट खड़ा हो, और तो इन सबको पता है कि भाई यहाँ हमारे पीछे साइकोलॉजिस्ट जो है ऑब्जर्व कर रहा है हमें। सो यहाँ पे जो है रिजल्ट जो हैं वो कंटामिनेट हो जाएंगे,
इसलिए ये बिहेवियरल और इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू प्रोसेस की लिमिटेशंस है। इंटरव्यू में भी इंसान वही सोशली डिज़ायरेबल आंसर्स देगा और ट्रू जो उसकी फीलिंग है, जो डिज़ायर्स हैं, मोटिवेशंस हैं, उनको हो सकता है वो सामने ना आने दे। देन वी हैव बिहेवियरल रेटिंग्स। तीसरा जो तरीका है बिहेवियरल एनालिसिस का, रेटिंग्स आर जनरली टेकन। रेटिंग मतलब हम किसी को, जैसे रेटिंग सिस्टम आपके डिलीवरी ऐप्स पे चलता है कि भाई 5 स्टार में से कितना रेट करेंगे, सो वही रेटिंग है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। रेटिंग्स आर जनरली टेकन, लेकिन यहाँ पे किससे ली जा रही है रेटिंग? टेकन फ्रॉम पीपल हु नो द एसएससी, जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, हु नो हिम इंटीमेटली एंड हैव ऑब्जर्व्ड इंटरेक्टेड विद हिम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी बहुत जानने वाले के साथ ही ये जो रेटिंग्स हैं वो ली जाएंगी, क्योंकि जो आपको जानता ही नहीं वो आपको कैसे रेट कर सकता है ना। सो ये बिहेवियरल रेटिंग्स है। ये भी एक तरीका है बिहेवियरल एनालिसिस का कि कोई पर्सन अगर आपको जानता है तो वो आपको किसी अलग अलग डायमेंशंस पे कैसे रेट कर रहा है, फ्रॉम 1 to 5 रेटिंग स्केल पे या फिर 1 to 10 रेटिंग स्केल पे। बट इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? हेलो इफेक्ट या फिर इसे हॉर्न इफेक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ अस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ए सिंगल फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेट। जैसे कि हम किसी को जानते हैं, अब जैसे यहाँ पे किसी इंटीमेटली किसी बहुत खास तरीके से जानने वाले ही पर्सन को ही हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये पर्सन जो है किसी ना किसी सिंगल ट्रेट पे फेवरेबली या अनफेवरेबली किसी पर्सन को जज कर रहा है। जैसे कोई पर्सन की क्वालिटी है कि भाई वो बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग है, तो दूसरा पर्सन जो है वो इसके इस नेचर से बहुत प्रभावित है, ठीक है, तो ही वुड सी हिम एज एन एंजल। अब समझ रहे हैं आपको हेलो इफेक्ट? हेलो क्या होता है? जो सर के पीछे जो पीछे एक ग्लोइंग वो दिखता है, जैसे जीसस या फिर लॉर्ड कृष्णा की फोटो पे पीछे जो दिखाई देता है, दैट इज हेलो। सो इतना केयरिंग पर्सन जो है वो, तो इन्होंने कैसे रेट किया इनको? हेलो इफेक्ट। अब इनके ऊपर हो गया है हेलो इफेक्ट। सो ये बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है सिंगल ट्रेड से। ऐसे ही हॉर्न इफेक्ट है कि भाई कोई नेगेटिव ट्रेट है तो उसके बेसिस पे ये अनफेवरेबली जज करेंगे। अब हो सकता है ये कंपैशनेट तो बहुत है, केयरिंग बहुत है, बट ही इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल इन हिज वर्क प्रोफेशनली। सो ये किसी प्रोफेशनल सेटिंग में, अब ये तो इनको रेट करेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया एक नंबर बंदा है ये, 5 में से 5 रेटिंग कर दी। बट प्रोफेशनल सेटिंग में अगर बात की जाए तो ही वुड नॉट प्रूव राइट। सो दिस इज़ अबाउट हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट कि अगर हम किसी जानने वाले से रेटिंग ले रहे हैं तो ये एक लिमिटेशन है कि वो जो पर्सन रेटिंग दे रहा है दे में सी देम फेवरेबली और अनफेवरेबली। मिडिल कैटेगरी बायस भी एक तरीके का बायस होता है। इसका मतलब है कि रेटर जो है, जो रेट कर रहा है दूसरे पर्सन को, वो एक्सट्रीम पोजीशंस को अवॉइड करता है। जैसे अगर कहीं पर्सन पूछा जा रहा है कि पर्सन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट है कि वो एक्सट्रीम में बात कर रही है, तो वहाँ पे जो है वो मिडल में सेफ चॉइस की बात करेगा। और ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है लेकिन कम देखने को मिलता है, फिर भी है कि रेटर्स जो हैं वो समटाइम्स गो एक्सट्रीम। जैसे कि अगर कोई किसी के अच्छे होने की बात हो रही है तो दे विल से कि भाई इससे बढ़िया तो आदमी ही नहीं है, देवता आदमी, बिल्कुल देव मानुष है। सो एक्सट्रीम में जा सकते हैं, इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, मिडिल कैटेगरी बायस, एक्सट्रीम पोजीशंस अवॉइड करना, और किसी सिंगल फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रेट के बेसिस पे किसी को जज करना, हेलो और हॉर्न इफेक्ट। देन फोर्थ वन इज नॉमिनेशन। ये भी वही है, यूज्ड विद पर्सन्स हु हैव बीन लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन, किसी जानने वाले के साथ। ईच पर्सन इज आस्क्ड टू चूज वन और मोर पर्सन्स ऑफ द ग्रुप whom she would like to work, स्टडी या फिर प्ले। नॉमिनेशन मतलब किसी को नॉमिनेट करना। अब ये मेरा फ्रेंड्स ग्रुप है, 1 2 3 4, 4 लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग हैं यहाँ पे, और इनमें से मैं नॉमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किन को मैं, अब मुझे जाना है कहीं ट्रैवलिंग के लिए। सो अब एक और पर्सन मेरे साथ कौन जाएगा? सो आई एम नॉमिनेटिंग, सो वन और मोर पर्सन विद whom आई वुड लाइक टू वर्क, स्टडी, प्ले, ट्रैवल, एट्सेट्रा।
और स्पेसिफिक रीज़न भी पूछे जा सकते हैं कि जो आपने चॉइस की वो क्यों की। और क्योंकि हम बिहेवियरल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये आउटसाइड बिहेवियर है, हमने एक्टिवली किसी को पर्सन को चुना है और उसके लिए रीज़न भी दिया है, तो वो बहुत ऑब्जर्वेबल है और वहाँ पे एम्बिग्यूटी का स्कोप नहीं है। एंड द फिफ्थ वन इज सिचुएशनल टेस्ट। मोस्ट कॉमन इज सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ पे किसी पर्सन को, दो लोग होंगे, टेस्ट रिक्वायर्स अ पर्सन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। जो दूसरा पर्सन है, अदर पर्सन जो है, वो उसे इंस्ट्रक्ट किया गया कि ये पहले पर्सन के टास्क को कोऑपरेट ना करे और इंटरफियर करे। तो ऐसे में क्या है, स्ट्रेस में आ जाएगा या फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा इंसान, और ऐसे में इंसान कैसा रिएक्ट कर रहा है, वही सिचुएशन टेस्ट है। और ये भी एक तरीका है कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है। सो दैट एंड्स द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी एंड यू विल रिवाइज ऑल ऑफ द स्टफ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 इन 3 to 4 days, और तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।